Hello, this is Dr. P.K. Srivastava presenting a video on recently published directives on Dr. Bhim Rao Ambedkar Kamdhenu Yojana for Madhya Pradesh. मैं डॉक्टर पी.के. श्रीवास्तव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना जो मध्य प्रदेश सरकार ने जिसके लिए डायरेक्टिव जारी किया है अप्रैल 2025 में, उसके ऊपर आपको पूरी जानकारी से भरी हुई एक वीडियो प्रस्तुत करता हूं। चूंकि यह योजना केवल मध्य प्रदेश के लिए है, इसलिए वीडियो का ज्यादा भाग हिंदी में बनाया गया है ताकि मध्य प्रदेश के किसान भाई इसको अच्छे से समझ सकें, सरल भाषा में समझ सकें। ये योजना अभी तो मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के अंतर्गत एक घटक के रूप में जारी की गई है। ये योजना शीघ्र ही अन्य स्टेट्स भी जारी करेंगे, ऐसा अनुमान लगाता हूं। ये मेरा मात्र अनुमान है और जो मध्य प्रदेश सरकार से जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये योजना शीघ्र ही मध्य प्रदेश में स्टार्ट यानी चालू कर दी जाएगी। अभी उसके डायरेक्टिव्स प्रस्तुत हुए हैं और वो पूरे प्रदेश के जितने भी पशुपालन विभाग के अधिकारी वर्ग हैं उनमें सर्कुलेट किया गया है। तो ये मेरा पहला स्लाइड और इसमें हम लोग जानेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब किनके लिए ये योजना है, कुछ इसके मुख्य पॉइंट क्या है, मुख्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे, सब्सिडी और लोन की चर्चा करेंगे और अन्य चीजों की भी हम चर्चा धीरे धीरे करते रहेंगे। लोन में मोरेटोरियम क्या है, कब तक पेमेंट करना है इत्यादि। इस पूरा वीडियो आपके सामने, ये वीडियो की अवधि करीब 20 मिनट 25 मिनट होगी, तो आप कृपया वीडियो पूरा देखें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा YouTube चैनल @प्रेम कुमार श्रीवास्तव 8002 है। आप सत्य पर आधारित वीडियो देखने के लिए कृपया इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपको अच्छा लगता हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट भी करें। आपके कमेंट करने से हम नए नए वीडियो आपको बना करके प्रस्तुत भी कर सकते हैं। तो चलते हैं दूसरे स्लाइड पर। दूसरा स्लाइड हमारा एक्नॉलेजमेंट का होता है और हम एक्नॉलेज करते हैं कि इसमें जो डेटा लिया गया है वो डेटा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन जो कि दिशा निर्देश है उसके आधार पर यह वीडियो बनाया गया है। इसकी सत्यापित होने के लिए आप इसका पीडीएफ देख सकते हैं। पीडीएफ के कुछ अंश हम इस वीडियो में डाले हैं जो कि आपको ये धारणा देगा कि ये वीडियो वास्तव में सत्य है और ये योजना आने वाली है। बेहतर होता है कि पहले से तैयारी कर लें। यदि हम पहले से तैयारी कर लेते हैं तो अप्लाई करने में देरी नहीं होता है, जैसे कि पिछली बार बीएमएफ में हुआ। और इस योजना में सब्सिडी भी है, इस योजना में लोन व्यवस्था भी है, इस योजना में बहुत सारे सपोर्ट हैं। जानवर को कैसे परचेज करें, आप शेड कैसा बनाएं, इन सारी चीजों का सपोर्ट, कैसे जानवरों को क्या चीज खिलाना, क्या चीज रखना, रख रखाव कैसे करें, इन सारी चीजों पर आपको सपोर्ट यानी सहायता सरकार द्वारा या सरकार के नोडल ऑफिसर के द्वारा मिलने की संभावना है। और अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना का केवल दिशा निर्देश ही जारी किया गया है जो सारे अधिकारियों के पास पहुंच चुका है। आइए देखते हैं, स्कीम में 25% और 33% की सब्सिडी भी उपलब्ध है। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। ये है वो नोटिफिकेशन जो आपके लिए एक धारणा बनाएगा कि हाँ वास्तव में ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। चूंकि अभी अभी जारी हुआ है 25 अप्रैल 2025 को, तो
कुछ समय लगता है, प्रशासन के किसी भी काम को धरातल पे आने में समय लगता है। तो आप इसको, इस शासनादेश को, ये मध्य प्रदेश शासन का आदेश क्रमांक भी वगैरह सब लिखा हुआ है, एक्चुअली 11 अप्रैल 2025 का है, लेकिन जारी किया है 25 अप्रैल को। अगले उसमें चलते हैं, देखते हैं कि इसमें ब्रीफ में, संक्षेप में हम क्या चीज बता सकते हैं किसान भाइयों को, जिनको कि इससे इस योजना को समझने में आसानी हो। सबसे बड़ी बात है कि बैंक में ऋण की व्यवस्था के साथ साथ शासकीय अनुदान की भी व्यवस्था है, 25% या 33%। इसमें एक चीज किया गया है कि डेयरी और उप निदेशक पशुपालन द्वारा समस्त जिलों में चलाई जाएगी ये योजना। डेयरी क्या हुआ कि आपके यहाँ की जो सांची डेयरी है, सांची डेयरी के समस्त इकाइयों के द्वारा ये योजना चलाई जाएगी। और उपनिदेशक पशुपालन जो पूरे प्रदेश में सारे जिलों में, ये सभी जिलों को कवर करता है और हर एक वर्गों को कवर करता है। ये स्कीम इतनी होलिस्टिक है, यदि आ जाती है तो आपके लिए ये बहुत ही कामयाब स्कीम होगी। और इसी के लिए हमने जल्दी से ये वीडियो बनाया, ताकि स्कीम आने के पहले आप अपनी तैयारी कर लें, आप अपने डीपीआर की बात कर लें, आप अपने बेसिक डेटा इकट्ठा कर लें, आप अपने जमीन की डेटा इकट्ठा कर लें, आप अपने कोई ट्रेनिंग लेना चाहें तो यही समय है, आप जल्दी से जाकर के कोई ट्रेनिंग ले लीजिए पशुपालन के क्षेत्र में और उसका सर्टिफिकेट लेके आइए, क्योंकि ये सारी चीजों की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो मेन इसकी स्पेशलिटी ये है कि ऋण भी है और शासकीय अनुदान भी है। योजना 25 अप्रैल 25 से लागू नहीं हुई है, लेकिन योजना का दिशा निर्देश जारी किया गया है इस तारीख को। योजना सभी वर्गों के हितग्राही के लिए ये योजना उपलब्ध है। इस योजना की विशेषता यह है कि जो इसके लिए बजट लगाया गया है, वो बजट में पहले आओ पहले पाओ वाले को ही लाभ मिलने की संभावना है। यदि आप देर करते हैं तो उम्मीद करनी चाहिए कि आपको ये योजना नहीं मिल पाएगी। ऑनलाइन अप्लाई करना है, सारे पेपर ऑनलाइन देने हैं, कोई भी पेपर हार्ड कहीं जाकर के जमा नहीं करना है। जितने सत्यापन होने हैं सारे ऑनलाइन होने हैं। टेक्निकल डीपीआर जरूर चाहिए। अगर टेक्निकल डीपीआर नहीं है तो आप इस योजना को लागू तो आप अप्लाई तो कर पाएंगे, लेकिन जब बैंक उसका अप्रेजल करेगा तो वहां से जो प्रश्न आएंगे उनका जवाब देना मुश्किल होगा। इसलिए डीपीआर केवल जानकार कंसल्टेंट से ही बनाएं, जो वेटनेरियन भी हो, जिसे फाइनेंस की जानकारी हो यानी वित्त की जानकारी हो, जिसे व्यवसाय की जानकारी हो। ऐसे से अगर आप डीपीआर बनवाते हैं तो एक टेक्निकल डीपीआर बना पाएंगे। आइए देखते हैं एलिजिबिलिटी किसे किसे मिल सकता है। डेयरी से जुड़ा हुआ पशुपालक या कोई भी पशुपालक, बहुत साफ करता है ये दिशा निर्देश। डेयरी के पास या उसके रूट पर आने वाले पशुपालकों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब ये एक अच्छी बात है कि आप जो भी दूध पैदा करेंगे उसके बेचने की व्यवस्था पहले बात हो रही है, कि यदि उसके बेचने की व्यवस्था लगी हुई है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। क्योंकि डेयरी चलाना एक बात है और उसके दूध को बाजार में बेच करके उससे लाभ कमाना एक दूसरी बात है। तो इन दोनों बातों को जहां पर होगा वहीं पर यह योजना प्राथमिकता के रूप में दी जाएगी उन्हीं किसानों को। आइए, पशुपालक मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। चूंकि ये योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाई जा रही है तो वो मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। एक यूनिट में केवल 25 जानवर ही दिए जाएंगे जो एक प्रकार के रखने होंगे। यदि आपने एक यूनिट लिया है तो उसमें केवल, यदि गाय लिया है, देसी गाय लिया है तो देसी गाय रखने होंगे, एक ही प्रकार का देसी गाय होगा। यदि आप भैंस को लिया है तो 25 जानवर, 25 के 25 भैंस ही होंगे, एक ही प्रकार के होंगे। और इसी तरह से यदि क्रॉस ब्रेड का लिया है, यहां पर कोई बार नहीं है, आप एचएफ को भी ले सकते हैं, जर्सी को भी ले सकते हैं, लेकिन एक ही प्रकार के जानवर एक यूनिट में रहेंगे, ये एक बाध्यता दी गई है। ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी एक फार्म खोलता है उसमें तरह तरह के भांति भांति के जानवर आ जाते हैं और वहां पर ब्रीडिंग की एक बहुत बड़ी समस्या होती है।
अधिकतम यूनिट 8 यूनिट आप ले सकते हैं। ये एक बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है बड़े किसानों के लिए। देखिए यहाँ पर कवर करता है सरकार, छोटे यूनिट किसानों को भी लेता है और बड़े यूनिट किसानों को भी लेता है। छोटे यूनिट में आप 1 यूनिट चला करके भी योजना का लाभ ले सकते हैं और 8 यूनिट भी ले सकते हैं। पर वहां पे क्या चीज आवश्यक है? वहां पर आवश्यक है कि आप 8 यूनिट में जिस भी यूनिट की बात करेंगे वो यूनिट एक ही प्रकार के जानवर रख सकते हैं आप। और भी कुछ बाध्यताएं हैं, हम बताते हैं, आप आगे बताते चलेंगे। योजना सभी प्रकार के पशुओं के लिए, गाय, भैंस, क्रॉस ब्रीड आदि सभी प्रकार के। भूमि रिकॉर्ड पूरे होने चाहिए। यदि आपके नाम जमीन है तो उसके रिकॉर्ड पूरे होने चाहिए। खसरा और खतौनी की बात करते हैं ये लोग। पारिवारिक भूमि, यदि मान लीजिए सामिलात भूमि है तो कोई बात नहीं, वो भी मान्य है, लेकिन सभी सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। तो वो एक सभी लोगों से साइन करा करके एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि हम इस पर इनको ये व्यवसाय करने के लिए हम राजी हैं। ये घर के लोगों को लिख करके देना होगा। एक तरह का फॉर्मेट आएगा, वो चीजें धीरे धीरे सामने आएंगी। अभी वो चीजें दिशा निर्देश में नहीं है, केवल ये दिया गया है कि सभी सदस्यों की सहमति अनिवार्य होगी। मान लीजिए खंडित भूमि है, एक ही जगह आपकी सारी भूमि नहीं है, कई जगह में है, तो कम से कम आधा एकड़ भूमि एक स्थान पर होनी ही चाहिए, ये बाध्यता है। दूसरी बात कहता है कि यदि भूमि तहसील बॉर्डर पर, मान लीजिए किसी की जमीन ऐसे है कि आधी जमीन इस तहसील में पड़ती है, आधी जमीन किसी दूसरे तहसील में पड़ती है, उसको भी कवर किया गया है। इस दिशा निर्देश के अंदर उसको भी कवर किया गया है कि उसमें भी आधा एकड़ भूमि या उससे ज्यादा, आधा एकड़ अथवा उससे ज्यादा, वो एक तहसील में होनी आवश्यक है। तो इस तरह के कुछ ब्रीफ है, और भी थोड़े बहुत ब्रीफ हैं जो हम बताना चाहते हैं आपको संक्षेप में। दूसरी तीसरी स्लाइड पे चाहते हैं कि हितग्राही के पास प्रति यूनिट 3.5 एकड़ जमीन होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप 2 यूनिट लेते हैं तो 7 एकड़ जमीन होनी चाहिए, और यदि आप इसी के मल्टीपल में 8 यूनिट लेते हैं तो 28 एकड़ जमीन आपके पास होनी चाहिए। इससे कम यदि है तो आप कम वाला यूनिट लीजिए। 3.5 से कम अगर है तो आपको यूनिट इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उसके लिए आप परिवार की भूमि को जोड़ करके और परिवार के लोगों से सहमति लेकर के आप यूनिट ले सकते हैं। ये इसमें व्यवस्था की गई है। एक किसान अधिकतम 8 यूनिट का आवेदन कर सकता है। अब कितना सैंक्शन होता है वो अलग बात है, लेकिन जमीन और आपके आपके अपने रिसोर्सेस को देखते हुए, आपके ट्रेनिंग को देखते हुए यूनिट जो है सरकार सैंक्शन करेगी। वो सारी व्यवस्था हम बताते हैं, कैसे सैंक्शन होगा, किधर से होगा, क्या होगा। अनुदान राशि 25% सामान्य और 33% रिजर्व के लिए होगा। यदि कई इकाइयां हैं तो एक में भैंस, एक में गाय, एक में संकर रख सकते हैं, जो मैंने पहले बताया। यहाँ एक बड़ी अच्छी व्यवस्था ये दी गई है कि दोबारा ऋण लेने की सुविधा भी है। क्या है दोबारा ऋण लेने की सुविधा? दोबारा ऋण लेने की सुविधा यह है कि मान लीजिए आपने एक ऋण लिया 2 यूनिट के लिए और वो ऋण आपने चुका दिया। चुका देने के बाद 2 वर्ष के अंतराल में आप पुनः ऋण ले सकते हैं इस योजना में। यानी आभास हो रहा है कि यह योजना काफी लंबे अंतराल तक चलने वाली है। दूसरा दूसरा लोन पहले लोन के चुका देने के बाद ही मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा, साथ साथ नहीं मिलेगा, ये जान लीजिए। बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। लाभार्थियों को किसी संस्थान द्वारा प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। इसको एसेंशियल में रखा गया है। इसमें कोई भी इस तरह की 2 नंबर का काम करना उचित नहीं होगा, क्योंकि फिर आपका सैंक्शन आपको मिलेगा ही नहीं। प्रश्न ही नहीं है। अनिवार्य जो चीजें होती हैं वो अनिवार्य होती हैं। यहाँ प्रशिक्षण किसी संस्थान द्वारा प्रशिक्षित होना अनिवार्य है और उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना पड़ेगा। ये वेटनरी स्नातकों, वेटनरी डॉक्टर और वेटनरी के पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए लोगों को ये प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट नहीं लगाना पड़ेगा।
अगले स्लाइड में जाएं तो आपको दिखाते हैं कि योजना की लागत क्या है और किस प्रकार से राशि वितरण होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि योजना 4 किश्तों में वितरण कर रही है राशि को। पहली जो प्रथम माह में आपको मिल रहा है, सैंक्शन के प्रथम माह में जो मिल रहा है, वो शेड बनाने के लिए आपको 11 लाख, और यदि भैंस है तो 11,40,000 आपको मिल रहा है। ये प्रथम किस्त है। द्वितीय किस्त कह रहे हैं कि कम से कम 4 माह में, चौथे माह में तो मिलना चाहिए, तो वो 9 लाख से 11 लाख है। किस लिए है? किस लिए है? जानवरों को खरीदने के लिए, जानवरों को खरीदने के लिए और उनका बीमा कराने के लिए और परिवहन कराने के लिए। एक बात ध्यान रखें कि ये प्रति यूनिट की बात कर रहे हैं, हम प्रति यूनिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो योजना बताई गई है, ये जो राशि बताई जा रही है, प्रति यूनिट की बात की जा रही है। आगे चले। 8वें माह में उम्मीद है कि पशु क्रय करना, मतलब ये चाहते हैं कि पशु को आप 3 बार में क्रय करें, तो वो 3 किस्तें हो गई और एक शेड बनाने के लिए। यही कैपिटल आइटम है जो आप इन्वेस्ट करेंगे। बाकी चीजों के लिए यहां पर कोई प्रावधान नहीं है, और ये चीजें आपको अधिकतम, गाय अगर है, देसी गाय है या संकर गाय भैंस है, तो करीब 36 लाख या 42 लाख की एक यूनिट में आपको ये राशि, योजना की राशि बनती है। अब वो कैसे आपको मिलेगा, इसमें कैसे 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 अनुदान मिलेगा, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। मतलब यूनिट वार ये बता रहे हैं कि यदि गाय की यूनिट है तो आपको 36 लाख के एक यूनिट होगा, और संकर गाय और भैंस का है तो 42 लाख का होगा। अब देखिए, जो उच्च नस्ल की भारतीय गाय हैं, जिनमें गिर है, साहिवाल है, इन इन जानवरों को यदि आप रखते हैं तो आपका, वही देखिए उसने बताया था कि 42 लाख का आपका होगा। और इनमें जो है किस तरह से कीमत भी निर्धारित की गई है कि पशु भैंस की, प्रति भैंस की कीमत जो है 10 लाख, जिस तरह से वो बता रहे हैं, 1 लाख जो बता रहे हैं, ठीक है, 1 लाख होगा, और 1 लाख के हिसाब से 25 का 25 लाख हुआ। मतलब ये कैसे इस पे 42 लाख पे पहुंचे हैं, उसकी चर्चा यहाँ पे हो रही है, और ये आपके निर्देशिका में ये चीजें दी गई हैं। 2 वर्षों के लिए 11% की दर से पशु बीमा होगा, उसका पैसा लगा दिया गया। पशु परिवहन पर व्यय वगैरह जो भी होगा वो भी लगा दिया गया। प्रति जानवर 1000, इन्होंने 10,000 रुपये लगाया तो 2.5 लाख रुपए वो लगा दिया। इस तरह से करके 42 लाख का विवरण इन्होंने दिया है। शेड निर्माण पे आपने 1140 तो पहले ही देख लिया। तो ये चीजें हैं जो कि बहुत साफ की गई हैं दिशा निर्देशिका में। लोन और सब्सिडी की अगर हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि लैंड पेपर बहुत जरूरी है। लैंड पेपर कॉपीज नीड टू बी अटेस्टेड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर। आप रेवेन्यू ऑफिसर से अटेस्ट करा के ही इसको डाल सकते हैं। रिसेंट कॉपीज ऑफ रिसिप्ट फॉर लैंड टैक्स, अगर आपने लैंड टैक्स दिया हुआ है तो उसकी रिसेंट जो दिया है, आपने भरपाई किया है, उस टैक्स की रसीद लगानी होगी। दोज हु आर रिन्यूइंग द क्रॉप लोन नीड नॉट सबमिट एनी रिसिप्ट, क्योंकि जो रिन्यू कर रहा है हर एक क्रॉप लोन को, तो वहां पे ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास ये डेटा है कि ये जमीन इनके पास है। ठीक है, तो वहां पे रिसिप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनिमल्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, ये बाइंडिंग अभी भी है कि जो जानवर होंगे वो फर्स्ट और सेकंड लैक्टेशन के ही जानवर होंगे, जो नए जानवर आप खरीदने जा रहे हैं। काऊ 8 लीटर, बफलो 10 लीटर, और एचएफ और जर्सी जो होंगे, यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ी हुई है कि काऊ 8 लीटर होगा और बफलो को इन्होंने 7 लीटर रखा है, और एचएफ जर्सी को 10 लीटर रखा है। इस तरह से रखा है कि कम से कम इतना दूध तो होना चाहिए जानवर के पास। ठीक है, काफ शुड नॉट बी मोर देन अ ईयर। अब यहां पर जब जानवर खरीदने जा रहे हैं तो 1 साल से ज्यादा का उसका बछड़ा या बछिया नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने इंपॉर्टेंट कुछ चीजें बता दी हैं जिसे हम चाहते थे कि संक्षेप में किसानों को ये बात समझ में आ जाए। जनरल पॉइंट क्या है, आपको 25% या 33% जो सब्सिडी मिलेगी। फर्स्ट डेट ऑफ सब्सिडी विथ 3 इयर्स लॉक इन पीरियड। अब आपको जो सब्सिडी मिलती है वहां से 3 साल का लॉकिंग पीरियड आपको होगा। तो ये ध्यान रखना होगा
कि जब से आप शुरू कर रहे हैं सब्सिडी को, उसको 3 साल तक लॉक इन पीरियड होगा। आप डेयरी को बंद नहीं कर सकते हैं। नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फ्री सब्सिडी मिलेगा। जैसे क्या था, बीएमएफ के अंदर सब्सिडी को बैंक में जमा कराया जाता था और जिसके इंटरेस्ट को सरकार वहन करती थी। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर यह है कि इंटरेस्ट जो भी होगा, जो सब्सिडी होगी, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा बैंक द्वारा। हो सकता है ऐसा अरेंजमेंट हो कि मध्य प्रदेश सरकार बैंक को डायरेक्टली पेमेंट करे, बट उसकी कोई चर्चा किसानों से देने वाली नहीं है। यहाँ पर पेमेंट एनी टाइम विद इन द टर्म पीरियड। अब आप पेमेंट उसका कभी भी जिस तरह का आपका रिपेमेंट शेड्यूल बनता है, उसके हिसाब से आप पेमेंट करते जाएंगे। अगले स्लाइड पे जाते हैं। पशु खरीद और लोन भुगतान के लिए बहुत सारी चीजें आपको दी हुई हैं। अब हम लोन रिपेमेंट पर बात कर रहे थे, वहीं पर रह जाते हैं। इस 7 वर्षों का टर्म होगा। मोरेटोरियम केवल 6 माह का होगा। सब्सिडी 3 वर्षों के संचालन और सही ऋण अदायगी के बाद ही दी जाएगी, यानी 6 साल। देखिए आप, 3 साल तक आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। जब डेयरी 3 साल चल जाएगी तभी आपको सब्सिडी प्राप्त होगी, और सब्सिडी प्राप्त होने के 3 साल तक आप डेयरी को बंद नहीं कर पाएंगे, यानी 6 साल तो आपको बंद करना ही नहीं है। डेयरी शुरू करेंगे तो चलाना है, सरकारी पैसा लगेगा तो शर्तें भी आएंगी। बैंक सब्सिडी को सब्सिडी रिजर्व फंड में अकाउंट में रखेगा। बैंक इन पर कोई ब्याज नहीं लेगा, जिसकी अभी चर्चा कर रहे थे। यानी व्यवसाय की शुरुआत अपने तथा लोन के पैसे से करना होगा। लोन की पहली किस्त प्राप्त करते ही बैंक सब्सिडी के लिए नोटिफाई करेगा, और इस सारी जानकारी आपको ऑनलाइन प्राप्त होगी, मेल से प्राप्त होगी। इसमें फोन या व्हाट्सएप और या एसएमएस कुछ नहीं चलेगा। आपके पास एक मेल आईडी होना चाहिए और ऑनलाइन का अकाउंट होना चाहिए। उसी पर आपको सारी जानकारियां समय समय पे मिलती रहेंगी। अगर आप एनिमल परचेज में जाके देखें तो पहली और दूसरी ब्यात ही लेना है। बछड़ा 1 वर्ष से कम होना है। भैंस का 8 लीटर, संकर गाय का 10 लीटर और देसी गाय का दूध 7 लीटर से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सही लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही, ये आंकड़ा दिया हुआ है उसमें आपके निर्देशिका में। सभी पशु रोग मुक्त होने चाहिए, सभी को टैग होना चाहिए, भारत पशुधन पर अंकित होना चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट है कि भारत पशुधन जो पोर्टल है, वहां पर आपके जानवर जो परचेज होंगे टैगिंग के बाद, बीमा के बाद, उनका वहां पे आकलन होगा। अंकित करना जरूरी है, उनको चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। प्रदेश के बाहर का पशु ब्रीडिंग टैग अथवा अच्छे किसान या संस्था से खरीदा जा सकता है। आप प्रदेश से बाहर से भी खरीद सकते हैं, प्रदेश से खरीद सकते हैं, किसी ब्रीडिंग टैग पर जाके खरीद सकते हैं, अच्छे किसान से खरीद सकते हैं या किसी अच्छी संस्था से खरीद सकते हैं। इसमें एक पूरा छूट दिया हुआ है आपको। और खरीदेंगे कैसे, उसकी जानकारी हम आगे बताएंगे। ट्रक और टोल रसीद बैंक में जमा करानी पड़ेगी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा नहीं कि आपने जानवर खरीदा नहीं और रसीद बनवा ली और उसके हिसाब से आपका काम चल गया, ये नहीं चलेगा। ट्रक और टोल रसीद बैंक में जमा करानी पड़ेगी। पशु कीमत सीधे हितग्राही के खाते में दिया जाएगा। पशु क्रय साल में केवल तीन बार ही किया जाएगा, 9, 8, 8 की संख्या में। अब आप देखिए, आपको 25 खरीदने हैं एक यूनिट में, पहली बार 9 खरीदेंगे, फिर 8 खरीदेंगे, फिर 8 खरीदेंगे। कोई अन्य प्रपत्र बैंक में मांगने पर आपको देना आवश्यक होगा। ऐसा नहीं कि बाद में कहेंगे साहब हमने तो ऑनलाइन कर दिया, बैंक वाला ये मांग रहा है। बैंक वाला बहुत सारे प्रपत्र मांगेगा। जब भी आपका टेक्निकल डीपीआर नहीं होगा तो आप प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे बैंक के। इसलिए हमेशा टेक्निकल डीपीआर लगाएं। उसमें कुछ पैसे लगते जरूर हैं, लेकिन वो एक बार में आपको हर तरह की सुविधा दे देते हैं। कोई एक तो प्रश्न नहीं उठेंगे ज्यादा, 1-2 प्रश्न उठते भी हैं तो स्वयं जवाब लिख के आपको प्रदान कर देते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था इसमें लोन में है, और सब्सिडी की व्यवस्था है, सब्सिडी के पेमेंट की व्यवस्था, लोन के पेमेंट की व्यवस्था हमने बताया। आगे चलते हैं, कुछ अन्य शर्तें भी उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा बेनिफिशियरी ज्यादा यूनिट ले सकते हैं, जैसे 8 यूनिट तक आप ले तो सकते हैं, परंतु अनुदान नियमानुसार ही मिलेगा। मान लीजिए आप 10 यूनिट चला रहे हैं, कोई बात नहीं, आप चलाइए, लेकिन अनुदान आपको 8 ही यूनिट तक मिलेगा, उसके आगे नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है।
एक साथ आपने 4 यूनिट लिया तो 4 यूनिट का अनुदान मिलेगा। यदि आपने 1 यूनिट आज लिया और 2 यूनिट अगले साल ले रहे हैं तो अनुदान उसका नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, क्योंकि एक लोन के दूसरे लोन के बीच में 2 साल का अंतर होना है। तो आप फंस जाएंगे। यदि आप पहले शुरू में 1 यूनिट ले रहे हैं तो आप अपने रिसोर्सेस, अपनी ताकत, अपने फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को देख करके ही यूनिट का निर्धारण करें ताकि अनुदान उसके हिसाब से मिले। ठीक है। अब यहाँ पे एक और बार लगा दिया इन्होंने, प्रति जानवर 100 वर्ग फीट के अनुसार शेड बनाना होगा। अगर 25 जानवर है मल्टीप्लाइड बाई 100 वर्ग फीट, उतने का शेड आपको बनाना पड़ेगा। सभी जानवर एक ही स्थान पर रखने पड़ेंगे, ऐसा नहीं एक ही शेड में। ऐसा नहीं कि पता चला आधे यहाँ है, आधे वहां है, आधे उस गांव में, आधे उस, वो सब नहीं चलेगा। लाभार्थी को डेयरी अनिवार्य रूप से लोन समाप्ति तक चलाना ही होगा, ये जान लीजिए। तो ये कुछ अन्य शर्तें हैं। कैसे अप्लाई करें? बहुत सिंपल है। ऑनलाइन अकाउंट बनाइए, अपना ईमेल आईडी दीजिए, फोन दीजिए, पैन दीजिए और आपका आधार दीजिए, और भी जो जानकारियां मांगी जाए ऑनलाइन पर उनको सबमिट करते हुए आगे बढ़िए। दुग्ध सहकारिता से जुड़ा हो तो उसे प्रमाण पत्र लगाना होगा। भूमि संबंधी जानकारियां देने पर उसका सत्यापन भी होगा और सत्यापन ऑनलाइन दिखेगा कि हाँ एग्री कर लिया है। सभी जानकारियां भरें और उसे ऑनलाइन देख भी लें कि हाँ भर दिया है या नहीं, और यदि सत्यापन होने को गया है तो सत्यापित होके आया कि नहीं वो भी आप ऑनलाइन देखते रहें। बिना ऑनलाइन का कोई काम यहाँ पर भी नहीं है जैसे बीएमएफ में था। अब बड़ी अच्छी बात यह कि राज्य स्तर की क्या जिम्मेदारी है, ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे है जो कि मिसिंग था बीएमएफ में। राज्य स्तर पर आवेदन की जांच की जाएगी, ये तो था। पूर्ण आवेदन को ही मान्यता दी जाएगी, ये भी था। दुग्ध सहकारिता से जुड़े पूर्ण आवेदनों को प्राथमिकता दी जाएगी, ये भी था। अपूर्ण आवेदनों को वापस किया जाएगा, ये भी था। लेकिन अनुमोदन उपरांत आवेदनों को बैंक पूल में भेजा जाएगा, यह भी था उसमें बीएमएफ में। बैंक इच्छुक है कि जानकारी ऑनलाइन पर आपको और ईमेल से दी जाएगी, ये भी था। बैंक को 7 दिनों तक समय और फिर दोबारा बैंक पूल में भेज दिया जाएगा। मान लीजिए बैंक ने फेच किया और बैंक ने देखा कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं लोनिंग, तो वो बैंक अगर 7 दिन तक नहीं कोई जवाब देता है लोनिंग के लिए किसी एक एप्लीकेशन पर, तो ये पुनः बैंक पूल में चला जाएगा और दूसरा बैंक उसको फेच कर सकता है। ये व्यवस्था इसमें बनाई गई है जो संभवतः पहले वाले में नहीं था। पहले वाले में बैंक से पहले बात करके और बैंक का अप्रूवल लेने के बाद ही जब आगे बात बढ़ती थी तभी सब्सिडी सैंक्शन होने की बात थी। ये थोड़ा इसमें बदला है इन्होंने, बहुत अच्छा किया है ये। आवेदनों डीपीआर की जांच के बाद अन्य सूचनाएं बैंक मांग सकता है, आपको देना पड़ेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि टेक्निकल डीपीआर बनाएं ताकि प्रश्न बहुत कम होंगे और उसके जवाब भी जो डीपीआर बनाएगा वो आपको 1 या 2 जवाब तक आपसे कोई भी पैसा नहीं लेंगे और वो उस डीपीआर को का जवाब दे पाएंगे। यदि बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं तो इसका मतलब डीपीआर ठीक नहीं बना है। तो इस तरह की व्यवस्था है, तो उसको आप देख करके चलें। इसलिए डीपीआर हमेशा टेक्निकल बनवाएं, नॉन टेक्निकल आदमी से डीपीआर न बनवाएं। नोडल बैंकों को सूचना हितग्राही को मिलेगी। नोडल बैंक से सूचना डायरेक्टली बेनिफिशियरी को मिलेगी। आपने अप्लाई कहाँ किया? ऑनलाइन। सूचना कहाँ से मिल रही? बैंक से। तो ये जो है जानकारी आपको यहाँ पे हम देने की कोशिश किए कि अब आप ऑनलाइन ही देखते रह जाएंगे, तब तक तो बैंक से आपके पास आ जाएगा इंफॉर्मेशन। यदि बैंक का इंफॉर्मेशन नहीं देखते हैं, ईमेल नहीं देखते हैं, तो आप पीछे रह जाएंगे। कुछ और जानकारियां। लोन स्वीकृति के बाद शेड के निर्माण हेतु प्रथम किस्त का आवंटन किया जाएगा और बीमा भी करवाया जाएगा। फार्म के लिए नोडल बैंक से एक समन्वय अधिकारी की नियुक्ति होगी, ये नहीं था बीएमएफ में। कोई भी सपोर्ट नहीं था जानवर परचेज में या फार्म बनाने में या फार्म को चलाने में, कोई सपोर्ट नहीं था। यहां बैंक, जो नोडल बैंक आपका होगा जिसने स्वीकृत किया है कि हम आपको देंगे लोन, वो एक नोडल समन्वय अधिकारी भी नियुक्त करेगा अपनी तरफ से। वो देख रेख करेगा, जानवरों के खरीद में वो मदद करेगा,
बीमा एजेंसियों के साथ मिल करके बीमा कराने में मदद करेगा और खरीद के बाद ट्रक भाड़ा और टोल रसीदें वगैरह जमा करानी होंगी, इन सारी प्रक्रिया को समझाएगा। बैंक समस्त जानकारियां हितग्राही को पशुपालन विभाग को ऑनलाइन करके देगा। विभागीय फील्ड ऑफिसर समय समय पर डेयरी का भ्रमण भी करेंगे। ये पशुपालन विभाग के अधिकारी होंगे, वो बैंक के समन्वय अधिकारी था। ये दोनों अंतर है। आगे देखते हैं। आज इस स्कीम की स्थिति ये है कि अगर हम जा करके जिस साइट की बात करता है ये स्कीम, उस पे जाके देखते हैं तो इस पे कहीं भी इस स्कीम का नाम नहीं है। तो आप कहेंगे कि फिर वीडियो क्यों है? इसलिए वीडियो है कि सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, बहुत जल्द ही ये स्कीम इसके अंदर आने वाली है। आप पहले से तैयारी कर लें और इसके लिए आप तैयार रहेंगे तो जल्दी से जल्दी आओ जल्दी पाओ, या पहले आओ पहले पाओ की स्कीम में आप फायदा उठा सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने निर्देशिका तो जारी कर दिया है, परंतु अभी भी ये स्कीम शुरू नहीं किया है, जो शीघ्र ही शुरू होने वाला है। कृपया आप अपने पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर से मिल करके बात करें, पता करें कि स्कीम कब आ रही है। आगे बढ़ते हैं तो हमारा लास्ट स्लाइड आता है, जिसमें हमारी आखिरी स्लाइड है, जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी भी आपको इस YouTube में इस वीडियो में यदि कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो कृपया हमें इस ईमेल आईडी पर जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस ईमेल आईडी पर आप चर्चा करें, हमसे प्रश्न करें, मैं जवाब अवश्य दूंगा। जानबूझ के हमने अपना फोन नंबर यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि फोन पर कोई जानकारी नहीं दी जा सकती है। आप मेल करें और मेल पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी। आप इस YouTube हैंडल को सब्सक्राइब करें, ये हमारा अनुरोध होगा। यदि पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें। सत्य वीडियो देखने के लिए, सत्य पर आधारित पशुपालन विभाग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए, डेयरी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए, डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस YouTube हैंडल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और आपके सारे सहयोग के लिए हम धन्यवाद देते हैं आपको। धन्यवाद।